हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने क्वेश्चन घटना चक्र से लिया हुआ है और जो घटना चक्र में बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग स्टेट्स में। वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगेगा और एंड में बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज खुद से कैसा लगा, तब जाकर के हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्टेड है, अलग 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 एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है और सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ करने की बात नहीं है। सबसे पहला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो बात की गई है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। जैसे कि सबसे अगर पहले हम बात करें 239, तो 239 के तहत आपको बताया जाता है कि राज्य संघ क्षेत्रों का प्रशासन जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक उसी तरह से 240 की अगर हम बात करें तो 240 में कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? बताइए कि 1909 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? तो 1909 के अधिनियम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध था पृथक मताधिकार लागू करने से, पृथक निर्वाचन पद्धति से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि कथन ए दिया गया कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक है, सेकंड कारण जो इसका दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि हमारा संविधान जो कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, तो करेक्ट है। लेकिन सेकंड जो इसका कारण दिया गया आर, ये गलत है। अब लंबा होने का कारण सिर्फ ये तो नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका संविधान से मॉडल लिया गया तो लंबा है, ये गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों कथन तो सही है, क्योंकि कुछ इसके अध्याय मौलिक अधिकार जो है यहाँ पे बात की गई है, मौलिक अधिकार वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी दोनों कथन सही हो रहा है। कथन ए सही है, कथन कारण का कुछ पार्ट सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। यानी आपको बताना है कि while performing the राज्यसभा to represent talent, experience and service, the Indian Constitution maker were inspired by, वो किससे है? तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र। ठीक है, यानी आयरलैंड के ये गणतंत्र से प्रभावित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ या राज्यों के संघ की जो संकल्पना है वो प्राप्त किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से जो लिया गया है? राज्यों का संघ की जो ये संकल्पना है वो लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, यानी कह सकते हैं कनाडा से। ठीक है, ये एक तरह से कनाडा आप कह सकते हो, ध्यान में रखिएगा, कनाडा से लिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में इसका गठन किया गया था, प्रावधान किया गया था।
तो हमसे पूछा गया कि अधिनियम बताना, तो अधिनियम तो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और हमारे संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो इसी एक्ट के द्वारा प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? टोटल इसमें सात सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर के, तो ध्यान में रखिएगा बी आर अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना होता है कि चाय और चीन को छोड़ने की बात की जा रही है, और एक होता है संपूर्ण तरह से पूरी तरह से बंद कर देना। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर चाय और चीन को छोड़ने की बात की जाती है तो फिर वो 1813 का अधिनियम था, और पूरी तरह से समाप्त करने की अगर बात करती है तो वहां पे 1833 का अधिनियम करते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट, जो फॉर्म्ड किया गया था 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस कर बजट पर डिस्कस करने का जो कि इनको शक्ति प्रदान की गई, एम्पावर्ड मिला, बताइए वो किस अधिनियम के द्वारा? बजट पर बहस, बहस 92, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा उन सभी को याद जरूर करके जाइएगा, पेपर में डेफिनेटली हेल्प होगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? देखिए, केंद्र में द्वैत शासन स्थापित करने की बात की गई है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब किया गया था, ये पूछा जा सकता है। अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो 2 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1946, ये याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946। चलिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता था कि प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध किया गया था 1919 के द्वारा, उसको हटा करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1935 के द्वारा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आता है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं 1919 के? तो देखिए, यहाँ पे 1919 की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये चीज हम कह सकते हो कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की जो व्यवस्था की गई थी वो आपका 1909 में था, मैंने आपको ऊपर में बताया था 1909 के अंतर्गत था। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी जो शक्ति थी वो हस्तांतरित की गई। ये तीनों हम कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड, ये करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या था? नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? अच्छा, फिर से देखो, क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्वैत शासन। तो केंद्र में मैंने आपको बताया कि 1935 के द्वारा प्रांतों वाला हटा दिया गया और केंद्र में 1935 लागू किया गया। तो प्रांत में जो चल रहा था वो 1919 की बात थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन सभी स्टार्टिंग के मतलब अगर आप
जब हमारे संविधान को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पार्ट बाय पार्ट बढ़ेंगे हमारे संविधान के अंदर के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो बस आप आराम से देखो और बताना एंड में कि वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या दिया गया कि 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाओं के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसमें सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ये 21 वर्ष की आयु में मतदान की बात की गई थी। तो ये पॉइंट तो आपका गलत होगा क्योंकि सभी वर्ग जो यहाँ पे लिखा गया सभी महिलाओं के लिए ये गलत है। सेकेंड पॉइंट कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की प्रावधान की गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिक के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल दो सही है, बी टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है इसका उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है, जो इनका बंटवारा किया गया, शक्तियों का उल्लेख किया गया, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण करती है तथा सही मायने में यह पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, कर सकती है। ये जो कथन है वो किसका कथन है, ये फटाफट आपको कमेंट करना है। तो बताइए कि कौन थे और ये बात किन्होंने कही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका में एक लेख के द्वारा ये बात की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो कानून के समक्ष समानता जो है आपको पता ही है कि कहाँ से ग्रहण किया गया। कानून के समक्ष समानता जो है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ब्रिटेन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में वायसराय कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? इनके पास कौन सा विभाग था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था अंतिम सरकार का, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अब इस प्रश्न पे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है, करेक्ट आंसर आपको पता ही है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो आइवर जेनिक्स। ठीक है, आइवर जेनिक्स, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी, सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? अब ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन कहा गया जो कि ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, ऑस्टिन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न जो हमने यहाँ पे भी बात किया, इससे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सलाहकार समिति के अध्यक्ष
के बारे में पूछा था, तो वो तो सरदार पटेल हो गए। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाता कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पे फिर हमें एच.सी. मुखर्जी को टिक करना होता। तो ये दोनों चीज भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य बताइए कौन-कौन से थे? जैसे कि एन गोपाल स्वामी तो थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके अंतर्गत नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, लेकिन सरदार पटेल जी नहीं थे। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो सिंपल सा देखिए, ये प्रश्न पता नहीं कैसे जो कि बाइलिंगुअल में नहीं कर पाया, ध्यान नहीं रहा। छठी अनुसूची की बात की जा रही है। टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची में से छठी अनुसूची का संबंध आपको बताना है कि किन 4 राज्यों का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की जाती है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अब फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, नहीं करना, आप लोग ही बताइएगा। क्योंकि हम आपको घटना चक्र से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, ठीक है। और एक बहुत जल्द एक शानदार सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।